जय हिंद दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। लास्ट के वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया और मौर्यन एम्पायर तक हमने कवर कर लिया था। नाउ आज जो क्वेश्चन रहेंगे वो गुप्ता एम्पायर पे मेनली बेस्ड रहेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गोल्डन एरा भी माना जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का, गुप्त साम्राज्य को, गुप्ता एम्पायर को। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ की हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि अक्सर मैं पहला सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड लेता हूँ, तो ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है 2014 में। नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक के विषय में आपसे पूछा गया है कि किस गुप्त साम्राज्य के राजा के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। तो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और ये फाउंड की गई थी 5th सेंचुरी एडी में। और रूलर का क्या नाम था? तो रूलर का नाम था कुमार गुप्त फर्स्ट। सेकेंड से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, कुमार गुप्त फर्स्ट। और दोस्तों आपने ह्वेन सांग का नाम जरूर सुना होगा। ह्वेन सांग जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं। माना जाता है कि ह्वेन सांग ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान रखिए। इसके अलावा लास्ट के लेक्चर में हमने महायान मोंक्स के बारे में बात की थी, अगर आपको ध्यान हो तो। वसुबंधु की हमने बात की थी, वसुबंधु और इनके भाई असंग, आपको ध्यान होगा अगर, तो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इस पर डिस्कस किया वसुबंधु और असंग के विषय में, कि ये महायान थिंकर थे और इनके द्वारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फिलोसॉफी दी गई वो थी योगचार की फिलोसॉफी। देखिए रिवीजन करते चलना है, और अगर आपने ध्यान से रिवीजन किया है तो ये बताइए मध्यमिका स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। मध्यमिका या शून्यवाद भी कहा जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? कुमार गुप्त फर्स्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, तो फाउंडर कौन है? धर्मपाल। ये पाल डायनेस्टी के रूलर हैं, धर्मपाल, और ये हम समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज़ का नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे ओदांतापुरी मोनेस्ट्री काफ़ी फेमस थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और इस क्वेश्चन को आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। सभी प्रश्नों के साथ यही करना है। इसके बाद जो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ इसे बहुत ध्यान से सुनना है और इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करनी है। गुप्त साम्राज्य के बारे में प्रश्न है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और दो स्टेटमेंट हैं। समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय जेम्स प्रिंसेप, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कहा गया है। और दूसरा कथन है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त ने गुप्ता एरा की स्थापना की 319 से 320 एडी में। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। फोकस करना है नोट पे, नॉट करेक्ट की बात की जा रही है। दोस्तों ये जो पहला स्टेटमेंट है जेम्स प्रिंसेप, ये बिल्कुल गलत है। जेम्स प्रिंसेप अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था 1837 में अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने में ये कामयाब हुए थे, और ये कई बार पूछा भी गया है, सिविल सर्विसेज में भी कई बार डायरेक्टली पूछा गया है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। और जेम्स प्रिंसेप हिस्टोरियन नहीं थे बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, और इन्होंने जो अभिलेख हैं उनमें इनका प्रमुख योगदान है। तो जानबूझ करके मैंने ये स्टेटमेंट इस तरीके से फ्रेम किया है कि यहाँ तक तो मतलब आप अगर पढ़े नेपोलियन ऑफ इंडिया, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है समुद्रगुप्त को, बट जेम्स प्रिंसेप के द्वारा नहीं कहा गया है, वीए स्मिथ के द्वारा कहा गया है। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किनके द्वारा कहा गया है। तो ना इस क्वेश्चन के बाद आपको ये चीज़ ध्यान रहेगी। और जेम्स प्रिंसेप के विषय में तो मैंने बता ही दिया। 1837 में अशोक के जो अभिलेख हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, उन अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार कामयाबी प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। दूसरा कथन देखिए, द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्त स्टार्टेड द गुप्ता एरा। तो इसमें अगेन वही बात है, आधा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, बट गुप्ता एरा की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, बल्कि जो गुप्ता एरा की स्थापना है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी। और ये ईयर बिल्कुल सही है, ईयर आपको ध्यान रखना है। 319 कई जगहों पे लिखा रहता है, कई जगहों पे 320, तो इनके बीच का ये टाइम है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा गुप्ता एरा की स्थापना की गई है। तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो चूंकि हमसे सवाल में नॉट करेक्ट पूछा गया था, इसलिए दोनों ही बातें यहाँ पे गलत हैं, और हमारा उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 ओनली, यानी दोनों ही बातें यहाँ पे गलत हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नवरत्ना ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य।
यानी गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में कौन से व्यक्ति नवरत्न में शामिल नहीं थे? ऑप्शन है हमारे पास कालिदास, अमरसिम्हा, वराहमिहिर या आर्यभट्ट। दोस्तों ये जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में भी इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार अन्य परीक्षाओं में भी नवरत्न के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को उनके डीप इंटरेस्ट इन आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है और उनके दरबार में नवरत्न यानी 9 जेम्स भी थे। अकबर के भी दरबार में 9 जेम्स थे, तो वो ऑब्वियसली अलग हैं इनसे। इन 9 व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, अमरसिम्हा, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहपणक, शंकु, वराहमिहिर, वररुचि और वैताल भट्ट। कई बार हमने ये नाम डिस्कस भी किए हैं क्योंकि इस तरीके के सवाल कई बार पहले भी पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे ऑल्दो आर्यभट्ट वाज कॉन्टेम्पररी ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड बट वाज नॉट इंक्लूडेड इन नवरत्न, यानी 9 जेम्स में शामिल नहीं थे आर्यभट्ट। हालांकि समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी गुप्त वंश के ही समकालीन थे आर्यभट्ट। और इनमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करें तो देखिए अमरसिम्हा के विषय में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने संस्कृत लेक्सिकोग्राफर थे। ये लेक्सिकोग्राफर वो पर्सन होते हैं जो डिक्शनरी को कंपाइल करते हैं। लेक्सिकन का मतलब डिक्शनरी होता है। और ये पोइट भी थे और इन्होंने जो सबसे फेमस जो इनकी बुक है, बुक का नाम है अमरकोश। अमरकोश जो बुक है ये एक तरीके की आप कह लें इंसाइक्लोपीडिया के जैसी है और संस्कृत लैंग्वेज से डील करती है, जिसमें ग्रामर, रूट वर्ड्स, इस तरीके के संस्कृत के जो काव्य वगैरह हैं ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो अमरसिम्हा है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से अपना संबंध रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ये स्टेटमेंट आपको पता है तो डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके बाद अगर बात करें धन्वंतरी की तो धन्वंतरी फिजिशियन थे। इसके बाद अगर हरिसेन की बात करें तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि समुद्रगुप्त के तारीफ में लिखी गई हैं, ये हरिसेन के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये किस भाषा के अंदर ये इंस्क्रिप्शन है ये भी कई बार पूछ ली जाती है, संस्कृत लैंग्वेज की इंस्क्रिप्शन है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास भी शामिल थे और कालिदास के ये ड्रामा, प्लेज, एपिक, लिरिक्स, इनके नाम मैंने लिख दिए हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। दोस्तों इस पीडीएफ को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अन्य 2 नवरत्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं। कहपणक की बात करें तो ये एस्ट्रोलॉजर थे और शंकु आर्किटेक्ट थे। और इसके बाद अगर वराहमिहिर की बात करें तो इनके 3 इंपॉर्टेंट पुस्तकों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, क्योंकि लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। दोस्तों यहाँ पे हमसे नोट पूछा गया था, तो ऑब्वियसली अमरसिम्हा हैं शामिल, अमरकोश के रचनाकार, वराहमिहिर भी शामिल हैं और आर्यभट्ट शामिल नहीं हैं, कालिदास भी शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉइनेज सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। 3 स्टेटमेंट है। पहला कथन है द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय गुप्ताज वर कॉल्ड रूपक, यानी जो सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी की जो मोहरें गुप्ताज के द्वारा इशू की गई इन्हें रूपक कहा जाता था। दूसरा कथन है कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन इशू किया गया गुप्ता एम्पेयर्स के द्वारा ये कॉपर और लेड के थे। और तीसरा कथन है कि गुप्त राजाओं के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए जिन्हें दिनार कहा जाता था। तो अगेन यहाँ पे आपको फोकस करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है। दोस्तों मैंने कई सारे सवालों में यहाँ पे इनकरेक्ट रखा है जानबूझ करके, ताकि इससे आपका अटेंशन काफ़ी हाई हो जाए। कई बार एग्जाम्स के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, खास करके सीडीएस के पेपर में कई सारे सवाल इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स वाले पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला कथन कहा जा रहा है कि जो सिल्वर कॉइन्स हैं ये रूपक कहलाते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन इशू किया गया था ये कॉपर और लेड के थे, ये बात गलत है। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन इशू किए गए थे ये गोल्ड कॉइन्स थे, और यही रीज़न है कि हम अंदाज़ा लगाते हैं गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ट्रेड, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें काफ़ी फ्लरिश कर रही होंगी, और यही रीज़न है गोल्डन एज भी कहा जाने का। तो कॉपर और लेड के कॉइन्स ऑब्वियसली नहीं इशू किए गए थे। हालांकि अगर लेड के कॉइन्स की बात आई है तो सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा कई सारे लेड कॉइन्स इशू किए गए थे।
इस पर भी हम अलग से डिस्कशन करेंगे। वैसे सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा प्राकृत लैंग्वेज को नर्चर किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। इनके अलावा सातवाहन डायनेस्टी के रूलर मेट्रोनिमिक यानी अपना जो नाम है वो मदर के नाम से डिराइव करके रखते थे। यही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सातवाहन डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी थी। इसके अलावा मॉडर्न डे कर्नाटक राइज से सातवाहन डायनेस्टी में जो रूलिंग है वो देखने को मिलती है। तीसरा कथन देखिए, गुप्ता रूलर्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन जिन्हें दिनार कहा जाता था। ये बात बिल्कुल सही है, गोल्ड कॉइन्स को दिनार और सिल्वर कॉइन्स को रूपक कहा जाता था। इस वजह से हमारा पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर होगा 2। बिकॉज हमने देखा कि सेकेंड जो स्टेटमेंट है कॉपर और लेड नहीं बल्कि गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो हमारा आंसर ऑप्शन ए 2 ओनली करेक्ट होगा। तो जो गुप्ता रूलर थे ये अपने गोल्ड कॉइन्स के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई सारे सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए थे, और हालांकि जो कॉइन्स है कॉपर ब्रॉन्ज ये सारी चीज़ें भी यूज़ की गई थी, बट बहुत कम है इनकी क्वांटिटी। इसके अलावा गोल्ड कॉइन्स की बहुत ज़्यादा अधिकता देखने को मिलती है, और यही रीज़न है रेन ऑफ गोल्ड भी कई स्कॉलर्स कहते हैं। यानी ऑब्वियसली वही बातें हैं कि जो ट्रेड इकोनॉमी है ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के जो धन की संपत्ति है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और गुप्ता गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहा जाता है, ये बात हमने डिस्कस कर ली। अगला सवाल देखिए, ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन सर्जन। ही रोट अ फेमस संस्कृत टेक्स्ट ऑन सर्जरी। ही इज़ नॉन फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ शल्य तंत्र यानी सर्जिकल साइंस इंक्लूडिंग राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी का मतलब होता है नोज से संबंधित प्लास्टिक सर्जरी। आपको बताना है कि ये किस व्यक्ति के विषय में बात की गई है, धन्वंतरी, सुश्रुत, दंडी या फिर पालकप्य। दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारे सवाल पर्सनालिटी बेस्ड फ्रेम किए हैं, बिकॉज ये आप देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमेशा से ही टॉपिक रहा है। यूपीएससी के कई सारे एग्जाम्स के अंदर आप देखें तो पर्सनालिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी है, सुश्रुत। और यहाँ पे जिस फेमस संस्कृत टेक्स्ट की बात की जा रही है वो पुस्तक है सुश्रुत संहिता। तो हमने कई सारे लेक्चर्स में बात की है कि जो सुश्रुत है इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है, और ये राइनोप्लास्टी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। सर्जिकल साइंस में इन्हें मास्टरी प्राप्त थी, और ये आज की नहीं आप कह लें 5th सेंचुरी की बात है, तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं करीब 1700-1800 साल पहले की बात है। और इस वजह से ये फर्स्ट इंडियन सर्जन भी माने जाते हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड के भी फर्स्ट सर्जन माने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बात करें अगर धन्वंतरी की, तो अभी हमने डिस्कस किया नवरत्नों में शामिल हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो ये भी अगेन फिजिशियन थे, बट प्लास्टिक सर्जन नहीं थे। ऑब्वियसली प्लास्टिक सर्जरी में इन्हें महारत नहीं थी। इसके अलावा अगर बात करें दंडी की, तो दंडी भी काफ़ी फेमस ऑथर थे। इनके द्वारा 2 प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं। पहली किताब का नाम आपको ध्यान रखना है 10 कुमार चरितम है, और कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। तो दंडी ऑथर हैं, ऑब्वियसली गुप्ता एम्पायर से संबंध रखते हैं, और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है नाम ध्यान रखिए 10 कुमार चरितम। एक और पुस्तक है काव्य दर्शन। ये 2 पुस्तकें दंडी के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद अगर बात करें पालकप्य की, तो ये मुझे अलग से बताना था इसलिए मैंने ऑप्शन में शामिल किया है। पालकप्य के द्वारा एक काफ़ी फेमस बुक लिखी गई है, अभी हाल ही में एनडीए में पूछा भी गया है, और उस बुक का नाम है हस्त आयुर्वेद। ये जो किताब है हस्त आयुर्वेद जो कि पालकप्य के द्वारा लिखी गई है, ये वेटरनरी साइंसेज पर है। बेसिकली एलिफेंट की डिजीज़ को किस तरीके से कम किया जाए, कैसे हटाया जाए, इन चीज़ों से संबंधित है, और ये लिखी गई है पालकप्य के द्वारा। और अगेन ये गुप्ता पीरियड में आप देखें तो मेडिकल साइंसेज की फील्ड में एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। ये तमिलनाडु टेक्स्ट बुक का रेफरेंस है, काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड वे में तमिलनाडु टेक्स्ट बुक में कवर किया गया है इन चीज़ों को। वैसे ये चीज़ें लूसेंट के अंदर भी होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर बुक्स के नाम खास करके देखे जाएँ तो। और इनफैक्ट जो सिविल सर्विसेज में 2-3 क्वेश्चन जो थे मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के, वो डायरेक्टली सॉल्वेबल थे लूसेंट से। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है फिर, ऑप्शन बी सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। लास्ट के लेक्चर में भी हमने बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर डिस्कशन की थी।
दोस्तों अगर आप हिस्ट्री को हॉलिस्टिक वे में कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी पर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, प्रत्येक चैप्टर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो इन वीडियो सीरीज़ को ज़रूर कवर करिए। इसके बाद थीम्स एनसीईआरटी पर भी कुछ वीडियोज़ हैं और जल्द ही बाकी वीडियोज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा अलग से हमारी प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट है जिनमें मैंने प्रत्येक टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से बहुत डिटेल वे में कवर किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।